लॉर्ड लिनलिथगो जिस समय भारत के वायसराय थे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद अक्टूबर 1943 को लॉर्ड लिनलिथगो की जगह पर वेवल भारत के वायसराय बनते हैं। जिस समय में वेवल भारत के वायसराय बनते हैं, भारत की जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही तनावपूर्ण थी। क्यों तनावपूर्ण थी? तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो उस समय में गांधी जी के सहित कई कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, पर जो और कांग्रेस के नेता थे उन्हें गिरफ्तार रखा जाता है, और इस वजह से भारत के अंदर जो परिस्थितियां थी वह तनावपूर्ण बनी हुई थी। वेवेल जब भारत के वाइसरॉय बनते हैं, तब वे इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाकर के वहाँ पर चर्चिल से वे इस व्यवस्था को लेकर के बातचीत करते हैं। जब उनके बीच बातचीत होती है, तब वे वहाँ से जब भारत लौटते हैं मई में, तो मई 1945 में जब भारत लौटते हैं, तो वे इस विचारधारा से कि भारत की जो स्थिति है उसको सही किया जाए। परंतु सही कैसे किया जाएगा? जो व्यवस्थाएं बिगाड़ के उन्होंने रखी थी उसको सही करने के लिए क्या चाहिए? तो अंग्रेजों की शुरुआत से ही एक नीति रही है कि भारतीयों को बस थोड़े बहुत कुछ चीज़ें दे दो, थोड़ी सी लालच दे दो, लालच दे करके अपने कार्य को कर लो। बस यही चीज़ उन्होंने वेवल ने यहाँ पर योजना बनाई, और योजना के तहत उन्होंने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव को उन्होंने जब वे प्रस्ताव लेकर के आए थे, वे जब भारत प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तब उस समय 14 जून 1945 को वो वेवेल प्रस्ताव कहा जाता है। लेकिन जब वो लेकर के आते हैं तो भारत के लिए वो कुछ मुख्य मुख्य बातें रखते हैं। वो बातें क्या हैं वो आज हम लोग अपने इस क्लास में समझेंगे। आज ही हमारा वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और जो चुनाव हुआ था उसको लेकर के पार्ट 1 की क्लास है। पार्ट 2 जो है हम लोग कल लेकर के आएंगे। साथ में इससे पहले जितने भी वीडियो हैं आप जा करके देख लीजिएगा, तो आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक कड़ी के रूप में समझ में आ जाएगी। ये एक चेन है, अगर आपने पहली कड़ी नहीं समझी तो दूसरी कड़ी या आगे की कड़ी को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को बिना रटे समझें और अपनी परीक्षा को जो यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी के ही 1 to 5 6 to 8 को लेकर के जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, और जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी वैकेंसी आने वाला है, यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट आने वाला है, इन सब के लिए आपके लिए जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जितने भी इससे पहले वीडियो बनाए गए हैं उसे जा करके देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। तो चलिए आते हैं हम अपने एमसीक्यू के साथ में। इसे सिर्फ एमसीक्यू मत समझिएगा, इसके साथ में इसके फैक्ट भी हैं जो हम लोग वो भी पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने पहले प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि एक सेकेंड, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, वेवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा, इसका प्रश्न आप लोग को आता हो तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा। वेवेल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक अंतरिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना था। ये सही होगा। या फिर नई कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर से सभी भारतीय सदस्य होने चाहिए, ये उनकी बात थी। इन्होंने जब वेवेल योजना आई तो उस वेवेल योजना में इन्होंने कौन कौन सी मुख्य बातों को रखा था? इन तीनों में से क्या सही आंसर होगा? अगर आपको आता हो तो आप बताइएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कल हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने क्लास को लाइव ले, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, जुड़ करके आप लोग की तैयारी कैसी है उस चीज़ को आप लोग खुद को जान सके। ठीक है, तो कल इसी टाइम पे दोपहर के शाम के समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि लाइव हो जाए, या फिर मौका मिला तो दोपहर के समय भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा, ताकि लाइव होने से पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच जाए और आप लोग टाइम से लाइव हो सकें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अभी जैसे हम लोग ने बात की है कि वेवेल योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी, ये बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक अंतरिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, तो बात ये भी सही है। उस समय भारत के अंतर्गत एक ही मात्र कार्यकारी परिषद जो था, मतलब एक कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य कर रहा था। वो जो कार्यकारी परिषद था, यानी जो विधानमंडल था या विधानसभा था, वो ये चाह रहे थे कि इसके अंतर्गत जो था वो कह रहे थे ये एक नई कार्यकारी परिषद की बात कर रहे थे। लेकिन इससे पहले इसी में ये बात कहते हैं
कि भारत के अंदर जो राजनीतिक गतिरोध आ रहे थे, जो लोगों को इन्होंने, कांग्रेस के नेताओं को जेल में बंद करके रखा था, उस वजह से राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक अंतरिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना वो चाह रहे थे। भाई ये जो व्यवस्था होगी, ये एक नया संविधान मानिए, तो वो नए संविधान का प्रस्ताव रख रहे थे कि जब तक देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के नया संविधान नहीं आता, तब तक ये कार्यकारी परिषद जो है वो कार्य करेगी। ये एक नए संविधान का प्रारूप रख रहे थे। इस कार्यकारी परिषद में वायसराय, उन्होंने कहा कि जो कार्यकारी परिषद बनेगी, इसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ, ये दो को छोड़कर जितने भी सदस्य होंगे सभी के सभी भारतीय होंगे। ये बात उन्होंने, तीनों का तीनों सही है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला, सही, सी हमारा आंसर सही होगा। उनके कहने का मतलब था कि जो भारतीय होंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अब इस संविधान के अंतर्गत भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा, ये बात वो कह रहे थे। यानी वो उनका एक साफ तौर पर अगर ये बात कही जाए तो साफ तौर से वे भारतीयों को शामिल करना चाह रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें भी जितनी भी व्यवस्थाएं हो रही थी, जितने भी गतिरोध उत्पन्न हो रहे थे, इससे एक बात तो अंग्रेजों को साफ साफ समझ में आ ही गई थी कि भाई अब जो भारत है वो आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर इससे निपटना है तो भारतीयों को समझा करके ही कुछ किया जा सकता है, उनसे लड़ करके कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मौके का फायदा बहुत तरीके से उन्होंने उठाया। कैसे उठाया इसको हम आगे चल करके समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा अच्छे से समझ ले इस बात को। तो देखिए क्या हुआ कि अक्टूबर 1943 में, अभी जस्ट हम लोगों ने बात भी किया कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर गया। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, बहुत ही तनावपूर्ण थी। वेवेल ने अपनी स्थिति को सामान्य करने के प्रयास के रूप में क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भी कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य थे उनको रिहा कर दिया। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत केंद्र में क्या किया गया, एक नई कार्यकारी परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा गया। परिषद में कहा गया कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी कैसे होंगे, सभी जो सदस्य होंगे वे भारतीय होंगे। ये व्यवस्था अंतरिम थी, यानी एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति बनने तक चलनी थी। यानी जब तक एक नया स्थायी संविधान नहीं आ जाता है तब तक ये अंतरिम व्यवस्था जो बनाई जाएगी ये तब तक कार्य करेगी। जिस दिन नया स्थायी संविधान आ जाएगा ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, वेवेल योजना की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कार्यकारी परिषद में कास्ट, हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व को लेकर के बहस हुई थी। वेवेल योजना जो आई थी उस पर क्या, उसका विशेषता क्या था, अगर हम लोग देखेंगे इसको अच्छे समझेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि इसमें कास्ट मतलब जो हिंदू थे उनको लेकर के और मुसलमान को लेकर के समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव था। इसमें क्या कहा गया, दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, या फिर 14 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के लिए 6 स्थान रखे जाएंगे, ये बात कही गई। या फिर भारत की कुल जनसंख्या जो थी उसमें मुसलमान लगभग 25% थे। क्या होगा इसमें, तीनों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए इस तीनों में से तीनों के तीनों सही होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कार्यकारी परिषद था इसका उद्देश्य यही रखा गया था कि जो हिंदू और मुसलमान होंगे दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और यही मेन मुद्दा हुआ जो विवाद का कारण बना। हुआ क्या कि ये जो उस समय जो था मुसलमानों की जनसंख्या जो भारत में थी वो 25% थी, और इस 25% जनसंख्या होने के बावजूद ये कहा गया कि जो 14 सदस्य होंगे इस कार्यकारी परिषद में, टोटल जो 14 सदस्य रखे गए भारतीय, उसमें से 6 सदस्य रख दिए गए मुसलमान। आप सोच लीजिए कि 50% से मतलब थोड़ा ही कम मुसलमानों को दे दिया गया स्थान। मतलब ये जो 14 सदस्य होंगे कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य मुस्लिम ही होंगे, और फिर भी इसका विरोध जिन्ना ने किया। फिर भी ये जिन्ना को बात हजम नहीं हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। चूँकि कांग्रेस कार्य समिति की ओर से जो ये तो बात हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो शिमला सम्मेलन हुआ उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से जब कांग्रेस कार्य समिति का शिमला सम्मेलन होता है तो वहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद इसका प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस की ओर से, मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना करते हैं। और देखिए एक ही समुदाय के इंसान और विचारों का कितना अंतर होता है ये हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले, पहले इसे समझ ले अच्छे से। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि वेवेल योजना जो थी, वेवेल योजनाओं में ये बातें कही गई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझ ले अच्छे से। तो वेवेल योजना का जो महत्वपूर्ण आधार था वो था सामुदायिक प्रतिनिधित्व में समानता। कहा गया था वेवेल योजना में कि जितने भी समुदाय हैं उसको समान प्रतिनिधित्व मिले। कार्यकारी परिषद में कास्ट, हिंदू और मुसलमानों के बीच समानता का प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि मुस्लिम भी उतने ही व्यक्ति होंगे और हिंदू भी उतने ही होंगे। जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें समान संख्या रखी जाएगी हिंदू और मुसलमानों की। लेकिन वेवेल ने 14 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव रख दिया। इसमें वेवेल ने बहुत चालाकी करी। वेवेल को तो दिख ही रहा था कि मुस्लिम जो है इस चीज को, प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
उनके लिए मौका बहुत ही कामगार हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, 6 स्थान मुस्लिम सदस्यों के लिए उन्होंने रख दिया था। इस वजह से बात बिगड़ गई और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, वेवेल योजना का को स्वीकार ही नहीं किया। इसमें क्या होता है कि भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमान कितने थे, 25% थे। और फिर भी मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए वेवेल ने क्या किया था, मुस्लिम सदस्यों को 14 में से 6 स्थान दे दिए थे। इसके बावजूद भी जिन्ना इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जिन्ना जी तो भाई शुरू से ही अलग ही अपना व्यवस्था करे थे, उन्हें तो भाई भारतीयों से मतलब नहीं था, उन्हें तो सिर्फ सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब था। मतलब वो चाह रहे थे कि हमारा अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे तो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो तो कांग्रेस के हाथों में चली जाएगी, मुसलमानों को तो कोई कुछ मिलेगा ही नहीं। इस वजह से ये जो जिन्ना जी थे वे घबरा रहे थे, घबरा कर किस तरह से उन्होंने कार्य किया था। अब हम लोग समझते हैं आगे। अब प्रश्न 3 की ओर देखिए, कथन और कारण पर विचार कीजिए। देखिए कथन ए में क्या है, शिमला सम्मेलन 1945 में असफल हो गया था, क्या ये सही है? या फिर कारण क्या है इसका? जिन्ना चाहते थे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुसलमान सदस्यों का चयन केवल मुस्लिमों द्वारा किया जाए। क्या चाह रहे थे जिन्ना, ये बातें थी। तो अगर आप इस चीज को भी हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, भी जस्ट ही पढ़ेंगे, एक चीज समझिएगा। देखिए इसका दोनों ही सही होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मतलब ये क्वेश्चन आप इसलिए कह रही हूँ आपसे पढ़ने के लिए, इस बार जो यूपीटीसीटी का एग्जाम हुआ था, मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से था। देखने से लग रहा था कि ए जो कथन है उसका कारण बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों में सही आंसर दिए हुए थे, लेकिन सही नहीं हो पाया। रीजन पता है क्या है? आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको दोनों ही चीज सही लगेगी, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, पर फिर भी आपका आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? यही चीजें फंसती है एग्जाम में, और यहीं से चीज लोग ना सही जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी रॉन्ग करके आ जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं ना। अब तक तो बहुत अच्छे से आए हैं, इस बार भी आएंगे। तो ये जो तरीका है ना पूछने का, आयोग का बड़ा ही गेम चेंजर वाला काम करता है। अगर इसको नहीं समझा जाए तो आपको लगेगा कि हमने तो सही करके आया है, हम लोगों ने तो सही किया है, पर वो हो जाएगा रॉन्ग। तो इसको समझिएगा इसमें क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा, आपको आंसर आएगा फिर भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो भाई शिमला सम्मेलन जो 1945 में हुआ था वो तो असफल हो गया, ये बात तो सच है। लेकिन ये जो जिन्ना चाहते थे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति होने वाले जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं उनका चयन जो कोई करे तो मुस्लिम लीग द्वारा ही किया जाए, ये बात इन्होंने कहा था। ये बिल्कुल सच है भाई, उनका कहना था कि मुस्लिम लीग ही जो है वो वास्तव में मुसलमानों के लिए एक सही रूप से कार्य करने वाली संस्था है, ये बात मुस्लिम लीग का कहना था। ये दोनों ही सही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ शिमला सम्मेलन के असफल होने में यही एक मुख्य रीजन था क्या? इसी रीजन से मुस्लिम सदस्यों का चयन करने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा ही चयन होगा, इसी बात को लेकर के इस शिमला सम्मेलन असफल हो गया? क्या एकमात्र यही मुद्दा था? तो दरअसल ये बात नहीं थी। अब इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से हम लोग, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि 25 जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें से कांग्रेस की ओर से कौन गया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद गए थे, और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना इसमें मुख्य प्रतिनिधि के रूप में गए थे। जिन्ना का आग्रह था कि भाई कार्यकारी परिषद के जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उसको मुस्लिम लीग ही चुने। मतलब आप अगर 14 सदस्य ले रहे हैं, उसमें से अगर आप 6 सदस्य मुसलमानों के लिए रख रहे हैं तो 6 हो गए 6 सिर्फ मुस्लिम लीग ही होगी, मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे, या फिर मुस्लिम लीग ही उसे चुनेगी। क्यों? ताकि उनका कहना था कि भाई मुस्लिम लीग ही है जो भारतीय मुसलमानों के लिए सोच रही है अच्छा। अब यहीं पे कांग्रेस को दिक्कत हो गई, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि हम भी तो मुसलमानों के हित के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो था वो तो एक राष्ट्रीय दल था, वो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के लिए सिर्फ सोच रही है। उनका कहना था हम तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं चुनेगी? इसी बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हो गया था। अब उनका तर्क था कि मुस्लिम लीग ही भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकी। यही विवाद सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण बनता है। लेकिन ये नहीं था कि मात्र यही एक कारण था, इसमें कांग्रेस ने भी तो इसे अस्वीकार किया था। और इसके आगे क्या है, इसके हाँ यही इसका रीजन था कि उसे हम लोगों ने उस चीज को आंसर को रॉन्ग कर दिया था, क्योंकि इसमें एक मुख्य कारण था कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने खुद को भी कहा था कि हम एक राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल होने के नाते मुसलमानों के लिए निर्णय लेने का अधिकार हमारा भी होना चाहिए था। तो समझ में आई बात, क्यों हम लोगों ने उस आंसर को रॉन्ग कर दिया था। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया था? कांग्रेस का। तो अभी जस्ट बात करी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
इसके आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा देख लें इस चीज़ को भी कि शिमला सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि आज़ाद स्वयं मुस्लिम थे। बात समझ में आई? आज़ाद स्वयं एक मुस्लिम थे पर फिर भी कांग्रेस की ओर से वही गए। कांग्रेस का तर्क था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की संस्था नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संस्था है। चूंकि देख लीजिए, जब कांग्रेस की ओर से स्वयं मुस्लिम उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो भाई कैसे कांग्रेस कैसे स्वीकार कर ले कि मुस्लिम लीग सदस्यों को चुनेगी? पचेगा, उन्हें डाइजेस्ट होगा नहीं? होगा ना। इसलिए मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मानना कांग्रेस को स्वीकार नहीं था, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे बंटवारा हो जाता, फिर कांग्रेस के लिए भी दिक्कत आ जाती आगे चल करके। इसलिए कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। आगे जो है अब हम लोग इस चीज को सही सुमेलित करिए, ठीक है। देखिए, लॉर्ड वेवल व्यक्ति और इसकी भूमिका क्या क्या होने वाली है बताइएगा। लॉर्ड वेवल कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ मौलाना सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, क्लेमेंट इटली, कौन कौन थे? इसका आंसर सही से बताइएगा क्या क्या होने वाला है इसका आंसर। तो अगर हम बात करें तो इसका देखिए हमारा जो डी है बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? देख लीजिए यहाँ पे जो वेवल थे वे भारत के क्या थे? वायसराय थे। बिल्कुल सही है। हम लोग बात करें कि अक्टूबर में 1943 में वे भारत के वायसराय बने थे लॉर्ड लिनलिथगो की जगह पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया था और शिमला सम्मेलन में पहुंचे थे। और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की ओर से पहुंचे थे वहीं पर। क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वेल इस ये चीज़ सेम चीज़ें है। इटली ने सर पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया था। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, सेम बातें हैं। शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला था। क्या यही ये चीज़ है? और 14 जुलाई 1945 को हम लोगों ने सेम क्वेश्चन, हाँ 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवल ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी। अब ये चीज़ को देखिएगा तो क्या होगा इसका आंसर? इसका भी आंसर कंफ्यूजिंग है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। शिमला सम्मेलन जो था वो 25 जून 14 जुलाई 1945 तक चला था। क्या ये सही है? और दूसरा 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवल ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी थी। तो बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। लेकिन इसमें भी सेम चीज़ है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है इसको थोड़ा समझ लें। क्योंकि सम्मेलन जो हुआ था वो 25 जून 1945 को शुरू हुआ था। बिल्कुल सही। 14 जुलाई 1945 को इसको असफल घोषित कर दिया था वेवल ने। दोनों तथ्य सही है, लेकिन सम्मेलन की पूरी अवधि का कारण केवल 14 जुलाई की घोषणा नहीं थी। यानी कि सम्मेलन जो था सिर्फ इस वजह से सिर्फ 14 जुलाई की घोषणा की वजह से सम्मेलन क्या हो गया, पूरा अवधि इसका नहीं कह सकते हैं कि 14 से लेकर 25 से लेकर 14 तक की अवधि की वजह से ये मतलब ये असफल हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कभी भी कोई एक चीज को तथ्य मान करके उसके पूरे आंसर को उस पर आधारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमें ये भी देखना होता है कि क्या इसके साथ कोई और भी बात इसमें हो सकती है। अगर हो सकती है तो वो उस चीज़ को रॉन्ग करना होता है। ठीक है, भले ही वो सही हो पर इसके साथ भी 2-3 चीज़ों को जोड़िए, जोड़ करके देखिए कि क्या यही एक आंसर होगा या फिर इसके साथ कोई और भी आंसर होगा। जब तक चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होगी ना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ करके देखते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। हाँ, शिमला सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताइएगा। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल के नेता थे, या फिर जिन्ना ने सभी मुस्लिम समुदाय के चयन का अधिकार कांग्रेस को देने की मांग की थी, या फिर सम्मेलन जो था वो 14 जुलाई 1945 को असफल घोषित हो गया। कौन सा असत्य पूछ रहा है आपसे। इसमें किस भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था? क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। क्या इसमें से इतने लोगों ने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के नेता थे, जिन्ना ने सभी मुस्लिम सदस्यों के चयन का अधिकार कांग्रेस। तो सही, ऐसे ही समझ में आ रहा है, सभी बातें सही है ना। इसकी सारी की सारी बातें क्या है, सही है। बिल्कुल 21 सदस्यों ने भाग लिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के नेता थे, बिल्कुल सही थे। लेकिन जिन्ना कभी कहेंगे कि मुस्लिम सदस्यों के चयन का अधिकार कांग्रेस करे, कांग्रेस इसका डिसीजन ले, तो जाहिर सी बात है यही हमारा रॉन्ग है। मतलब यही हमारा सही आंसर होने वाला है, सी रॉन्ग है। मतलब ये कथन असत्य है। सम्मेलन 14 जुलाई 1945 को असफल घोषित हो गया था, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ के इसको भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। जिन्ना ने कांग्रेस को नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों का चयन का अधिकार देने की मांग की थी। उसने कहा था कांग्रेस को नहीं भैया, मुस्लिमों को दीजिए चयन का अधिकार। यही मांग कांग्रेस और लीग के बीच प्रमुख विवाद बनी। सम्मेलन में किस भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था? बिल्कुल 14 जुलाई को वेवेल ने इसकी असफलता घोषित कर दी थी।
अब आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो हम लोगों ने आज पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम लोग पार्ट 2 देखेंगे इसका। इससे पहले भी जो वीडियोस है आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे हिस्ट्री के जितने भी क्लासेस है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब तक एक कड़ी आप नहीं देखेंगे दूसरे वाली समझ नहीं आएगी। और ये मॉडर्न हिस्ट्री अब अपने एंडिंग पे चल रही है, खत्म हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ हम लोग इसके एमसीक्यू और प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो इसलिए सारे के सारी चीज़ वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ताकि जब एमसीक्यू आए तो आप बिना टेंशन के उसका आंसर कर सकें। अगर आप पहले से तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अब जो एमसीक्यू करेंगे इस मतलब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने के बाद, वो नए पैटर्न के अनुसार नए स्तर पर होंगे और बहुत ही कठिन प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। इसलिए सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और कोशिश किया जाएगा कि लाइव क्लास हो, लाइव क्लास के साथ आप लोग आंसर करें ताकि प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ में।